जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। इस वीडियो में सीडीपी का क्वेश्चन देखने वाले हैं और कुल प्रश्नों की संख्या 50 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, बाल विकास का अर्थ है केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक परिवर्तन, जन्म से परिपक्वता तक क्रमिक परिवर्तन या केवल सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, तो बाल विकास का अर्थ होता है जन्म से परिपक्वता तक क्रमिक परिवर्तन। नेक्स्ट, वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है? वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है? तो वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक है। नेक्स्ट है, सिफेलोकॉर्डल सिद्धांत का संबंध किससे है? पैर से सिर, सिर से पैर, केंद्र से बाहर या बाहर से केंद्र। ठीक है, तो पैर से सिर की ओर होता है विकास बालक का। ठीक है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। सिर से पैर की ओर होता है, बालक पहले मुंडी हिलाता है, इधर उधर देखता है, जिधर आवाज़ आता है उधर से वो देखना है, फिर लास्ट में चलना स्टार्ट करता है ना। मतलब सिर से देखा जाए, फिर पैर के बल चलना, पहले सिर को हिलाता है, फिर उसके बाद पलटी खाना स्टार्ट होता है 4 महीने में। फिर उसके बाद धीरे से पैर के बल चलना, फिर धीरे धीरे पैर अपने खुद के पैर में खड़े होकर चलना लास्ट में स्टार्ट करता है ना। प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत का अर्थ है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत का अर्थ केंद्र से बाह्य अंगों की ओर। ठीक, प्याजे के अनुसार प्रथम अवस्था कौन सी है? प्रथम अवस्था पूर्व संक्रात्मक। प्याजे के अनुसार प्रथम अवस्था कौन सी? तो प्याजे ने संवेगी गामक अवस्था को प्रथम बताया है। ठीक है, उसके बाद पूर्व संक्रात्मक, फिर मूर्त, फिर लास्ट अवस्था औपचारिक संक्रात्मक अवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं, प्याजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का विकास कब होता है? जन्म पर, संवेदी गामक अवस्था में, पूर्व संक्रात्मक अवस्था में या मूर्त संक्रात्मक अवस्था में? तो देखो, प्याजे ने वस्तु स्थायित्व का गुण बताया था संवेगी गामक अवस्था में। ठीक है, प्याजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था से जुड़ी है? तो ऑप्शन सी, मूर्त संक्रात्मक अवस्था राइट आंसर। अगला, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस पर बल देता है? तो यह जो सिद्धांत है वो सामाजिक अंतःक्रिया पर बल देता है। नेक्स्ट है, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सही अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है वर्तमान और संभावित विकास का अंतर। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? स्कैप फोल्डिंग वाइगोत्स्की से संबंधित अवधारणा है। ठीक, अगला, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो यह जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन का दिया हुआ है। गार्डनर की बुद्धि अनुसार बुद्धि है, तो गार्डनर महोदय ने बताया है कि बुद्धि बहुआयामी होती है ना। नेक्स्ट है, विकास, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है कोहलबर्ग ने दिया है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कुल अवस्थाएं हैं, तो इन्होंने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाएं बतलाई हैं। एरिक्सन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो एरिक्सन का सिद्धांत मनोसामाजिक विकास है। अगला, अधिगम की व्यवहारवादी परिभाषा किससे जुड़ी हुई है? तो अधिगम की व्यवहारवादी परिभाषा व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में बतलाया था कि 3 मुख्य नियम में 5 गौण नियम है, जो बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, अब इन्होंने 3 जो मुख्य नियम दिए थे उसमें से एक मुख्य नियम प्रभाव का नियम भी है। ठीक है, प्रभाव का नियम था, तत्परता का नियम था और एक था अभ्यास का नियम। ये तीनों जो है सीखने के मुख्य कारक में आते हैं, है ना। अगला है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पाउला ने दिया था। किसके ऊपर प्रयोग किया था? कमेंट कीजिए। प्रचालन अनुबंधन का संबंध है, तो प्रचालन अनुबंधन जो कि स्किनर से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवाद है, और ये जो सिद्धांत है वो कोहलर और कोफ्का ने मिलकर दिया था। जो सूझ का सिद्धांत, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया?
तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत बेंडूरा का दिया हुआ है। सामाजिक अधिगम जहाँ भी आता है वो बेंडूरा से संबंधित टिक पा सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है पुनर्बलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दंड देना, व्यवहार को समाप्त करना, व्यवहार को सुदृढ़ करना या डर पैदा करना। ठीक है, तो पुनर्बलन का उद्देश्य होता है कि व्यवहार को सुदृढ़ करना। ठीक, नेक्स्ट प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? प्रेरणा अर्थात मोटिवेशन से क्या होता है? व्यवहार को दिशा देना। ठीक है, व्यवहार को दिशा देने का इसका कार्य है। नेक्स्ट, स्मृति की कौन सी अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है? संवेदी, अल्पकालिक, दीर्घकालिक स्मृति या कार्यशील स्मृति। तो दीर्घकालिक स्मृति जो है वो सबसे अधिक स्थायी होती है। नेक्स्ट, भूलने का अवरोध सिद्धांत किसने दिया? तो यह जो सिद्धांत है वो एबिंगहॉस ने दिया है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख कारण आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों है। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार है केवल अंक, केवल IQ, बहुआयामी मूल्यांकन या उम्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बहुआयामी मूल्यांकन है ना। अगला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में कौन शामिल है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में कौन शामिल है? इसका राइट आंसर आएगा श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, सीखने में कठिनाई और उपरोक्त सभी। तो सभी आएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है चयन, अलगाव, समान अवसर या प्रतिस्पर्धा। तो समावेशी शिक्षा हम देखते हैं कि सभी बच्चों को एक ही क्लास में गरीबी अमीरी या किसी भी परिस्थिति में भेदभाव न करते हुए शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा है। नेक्स्ट है बाल केंद्रीय शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य की बात करें तो समग्र विकास करना ही उद्देश्य है। शिक्षा में न केवल पढ़ाई को शामिल करना बल्कि खेल कूद, अदर एक्टिविटीज़ को भी शामिल करके समग्र विकास किया जाता है। रचनावाद के अनुसार सीखना होता है नकल से, रटन से, सक्रिय निर्माण से या दंड से। तो रचनावाद के अनुसार सीखना सक्रिय निर्माण से होता है ना। अगला है खेल विधि का समर्थक कौन माना जाता है? तो खेल विधि का समर्थक के रूप में जॉन डीवी का नाम आता है ना। अगला है सृजनात्मकता का संबंध है। सृजनात्मकता का संबंध तो नवीन विचारों से है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो किशोरावस्था में देखते हैं कि हार्मोनल चेंज होता है, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं जिसके कारण भावनाओं में भी अस्थिरता आ जाती है। किशोर व्यक्ति है जो जल्दी उग्र भी हो जाते हैं। ठीक, भावनाओं में उसकी स्थिरता रहती ही नहीं है। इस टाइप का ये किशोरावस्था की विशेषता है। अगला आत्मसंकल्पना का सर्वाधिक विकास कब होता है? तो सर्वाधिक विकास किशोरावस्था में हो जाता है। अगला अनुशासन का लोकतांत्रिक प्रकार आधारित है डर पर, दंड पर, सहभागिता पर या कठोर नियंत्रण पर। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, सहभागिता पर। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र है शिक्षक, विद्यालय, बालक या पाठ्यक्रम। तो केंद्र की बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली लागू है, तो बालक इसका केंद्र है मान के चलो। अधिगम में रुचि क्यों आवश्यक है? डर कम करने हेतु, स्मृति घटाने हेतु, प्रभावी अधिगम हेतु या अनुशासन हेतु। तो रुचि इसलिए आवश्यक है क्योंकि अधिगम इससे प्रभावी बनता है। बिना रुचि के हम पढ़ाई करें तो रट मार के कोई लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है ना। समझना या प्रभावी बनाने के लिए रुचि अति आवश्यक है। भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भाषा विकास में हम देखते हैं कि अनुकरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति भी भाषा सीखता है। कैसे सीखता है? तो अपने परिस्थिति में, वातावरण में रह के अपने माता पिता या फैमिली का अनुकरण करके ही वो भाषा सीखता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अनुकरण। विद्यालयी असफलता का एक प्रमुख कारण है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति भिन्नताओं की उपेक्षा करना। नेक्स्ट, मूल्यांकन का निर्माणात्मक प्रकार है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, अधिगम के दौरान। समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य संपूर्ण विकास का आकलन करना ही समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य है। बुद्धि और सृजनात्मकता का संबंध है। नकारात्मक, शून्य, सकारात्मक का विरोधी। तो
सकारात्मक संबंध है। ठीक है, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता सृजनात्मकता का। बुद्धि और सृजनात्मकता दोनों शामिल है तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, बालक में नैतिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन उपदेश देते हैं, दंड, आदर्श व्यवहार या डर। तो ये तो सारे निगेटिव में आ जाता है। आदर्श व्यवहार से ही बालक नैतिक मूल्य को देखकर सीखता है। ज़्यादातर बालक क्या करते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं। टीचर को आदर्श होना चाहिए ताकि बालक में भी उस प्रकार का गुण विकसित हो सके। नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। तो सहायक और मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है। ऐसा पूछा जाता है कि शिक्षक की क्या भूमिका है क्लास में, तो पढ़ाना भी दिया रहेगा ऑप्शन में और मार्गदर्शक भी दिया रहेगा। तो हम क्या करते हैं, मार्गदर्शक को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सीखने में त्रुटियों का महत्व क्या है। त्रुटि होता है तो क्या हानि होता है, क्या बालक का पेपर में त्रुटि हो गया तो फिर बालक का नंबर कम हो गया, हानिकारक है, अनावश्यक है, या सीखने का अवसर या दंड योग्य है। तो देखा जाए तो सीखने के अवसर प्रदान करता है। त्रुटि से ही एक बार जिस क्वेश्चन में त्रुटि हो गया या जिस चीज़ में त्रुटि हो गया उससे बालक को सीख मिलती है। नेक्स्ट टाइम वो सतर्क रहता है ना, तो सीखने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट है, अधिगम को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक है शिक्षक, पाठ्यक्रम, प्रेरणा या कक्षा। तो राइट आंसर आएगा प्रेरणा या मोटिवेशन से प्रभावित होते हैं बालक। नेक्स्ट, बालक का सामाजिक विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है। सामाजिक विकास है ना, तो यह जो है परिवार से सर्वाधिक प्रभावित होता है। बालक पर सभी का प्रभाव पड़ता है, विद्यालय का, मीडिया का, पुस्तक का, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव परिवार का पड़ता है क्योंकि परिवार में बचपन से रहते हैं, ज़्यादा टाइम बच्चा परिवार में ही बिताता है तो उसका प्रभाव, सामाजिक प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन है सही है, आंशिक रूप से सही है, गलत है या अनिश्चित है। तो सही है ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है। डिग्री, रोजगार, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास या परीक्षा में सफल होना। तो आप लोग बताइए, आप लोग जब शिक्षा प्रदान कर रहे हैं या शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग का उद्देश्य क्या है। इसका तो उद्देश्य, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य वैसे तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास माना जाता है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।